हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये है हिस्ट्री की थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी चल रही है जयचंद गहरवार सीरीज, उसका 8th लेक्चर जिसका नाम है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। देखिए इसमें क्या है, जो एग्रेरियन सोसाइटी है मुग़ल एम्पायर के टाइम की, उसकी बात यहाँ पे होगी 16 सेंचुरी के बीच की। मुग़ल एम्पायर इसी के बीच में था प्रोमिनेंट। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के फर्स्ट बैटल में हरा के तभी से तो मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया था। तो इसमें इसी सब की बात होगी। इसमें मुग़ल रूल के जो पीजेंट थे, जमींदार थे, बेसिकली खेती बाड़ी से रिलेटेड जितना सामान था उसके बारे में बात होगी। और जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, बेसिकली 9th चैप्टर जो है, या हमारी जो हिस्ट्री सीरीज़ का 9th जो लेक्चर होगा, वो मुग़ल रूल को और डिटेल में देखेगा। ठीक है, तो देखते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन इस थीम्स की बुक से आएंगे केवल वही आएंगे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने पूरी कोशिश इसी सब को पढ़ने में हमने पूरी कोशिश यही की है कि सारे क्वेश्चन इसी बताए हुए में से ही आए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आपको यही मार्क करना है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी वॉज द विलेज। ठीक है, जैसे हमेशा से ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो उसकी बेसिक यूनिट विलेज रही है, मुगल टाइम पे भी वही थी। अच्छा, लुकिंग फॉर सोर्सेज बेसिकली इस टॉपिक का मतलब, इस टाइटल का मतलब बेसिकली ये है कि जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सब हम लिया कहाँ से गया है। तो भाई हिस्टोरियन जो है, उन्होंने जब हिस्ट्री की बुक लिखी तो उन्होंने कहाँ से देखा कि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सच है या नहीं है। तो देखिए, तो इसके लिए उन्होंने एक बुक का इस्तेमाल किया जिसका नाम है आईन अकबरी। इसको लिखा था अकबर का एक कोर्ट हिस्टोरियन था, इसका नाम था अबू फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। ठीक है जी, उसने लिखा था इसके बारे में। अच्छा, तो अबुल फजल ने जो आईन अकबरी लिखा है, इसमें पूरा का पूरा जो स्टेट का जो कल्टीवेशन है, या पूरे जितने उसके रिकॉर्ड हैं स्टेट के रेवेन्यू के या किसी भी चीज़ के, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड एंड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रूरल मैग्नेट्स, जमींदार। कि जो स्टेट थी, स्टेट का मतलब होता है जो राजा या राज्य जो था, बेसिकली जो पावर गवर्नमेंट, एक तरह से जो उस समय की जो मुगल गवर्नमेंट थी, वो स्टेट और जो जमींदार थे उस वक्त, उनके बीच की क्या क्या रिलेशनशिप रहे थे, इस बुक में उसने इस सब के बारे में लिखा है। अच्छा, देखते हैं। पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। देखिए, द टर्म विच इंडो पर्सियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिनोट अ पीजेंट वाज रैयत और मुजारिन। देखिए, इंडो पर्सियन जो सोर्स हैं उनमें दो टर्म आती हैं, एक मजदूर या पीजेंट, एक मतलब जो किसान होता है, जो खेत में काम करता है, उनके लिए या तो उसको रैयत बोलते थे या मुजारिन बोलते थे। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस वाले उस एग्जाम में भी आया है। अच्छा, इन एडिशन वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म किसान और असामी। किसान और असामी भी इसके साथ बोला जाता था। ठीक है जी। अच्छा, अब जो एक किसान जो जो पीजेंट जो बेसिकली होते थे, जो काम करने वाले खेतों में, ये दो तरह के होते थे। एक तो बोलते थे खुद काश्ता, एक होते थे पई काश्ता। खुद काश्ता तो वो लोग होते थे जैसे जिस गांव में वो खेती कर रहा है वो उसी गांव का अगर आदमी है तो खुद काश्ता बोलते थे ऐसे लोगों को। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे गांव से किसी दूसरे गांव में काम करने के लिए जाते थे, वहाँ जाके खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे, मतलब काम करते थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे। ऐसे लोगों को पई काश्ता बोलते हैं। तो खुद काश्ता तो रेजिडेंट थे, जिस जगह काम करते थे उस जगह के, और ये नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। अब जैसे बात करें, ये जो बाबर था, जो पहला मुगल एम्परर, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इसका नाम है बाबरनामा। उसमें भी इस सब के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा है। इंपॉर्टेंट यही है कि बाबर की बायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी है तो मतलब खुद ही लिखी गई है, तो कोई पूछे बाबरनामा किसने लिखी है? खुद बाबर ने। ठीक है भाई साहब। अब जैसे बात करें, इन गुजरात पीजेंट पजेसिंग अबाउट 6 एकड़ ऑफ लैंड वर कंसिडर्ड टू बी एफ्लुएंट। गुजरात के अंदर जिन पीजेंट्स के पास 6 एकड़ के आसपास लैंड होता था, 6 एकड़ से ज़्यादा की भूमि होती थी, उनको अमीर समझा जाता था। बंगाल में 5 एकड़ अपर लिमिट थी एक एवरेज पीजेंट के पास, और 10 एकड़ एक बहुत ही रिच आसामी बोला जाता था। आसामी मतलब वही किसान। मैंने अभी आपको सारी सारी टर्म बता दी। रैयत, मुजारिन तो इंडियो पर्शियन में बोलते थे, और साथ में किसान और आसामी नाम के वर्ड भी उनके लिए यूज किए जाते थे, खेत में काम करने वाले लोगों के लिए। तो बंगाल में 5 जो एकड़ था वो तो एवरेज थी, एवरेज पीजेंट फार्म होता था, और 10 एकड़ एक अमीर किसान के पास हुआ करता था। अच्छा, ये आप समझ गए। और इसे देखें, जैसे मैंने आपको बताया, जो कल्टिवेटिंग जो पीजेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? असामी भी बोलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एरियाज विच रिसीव्ड 40 इंचेज
और मोर ऑफ रेनफॉल अ ईयर वर जनरली राइस प्रोड्यूसिंग जोन। देखिए 40 इंचेस का मतलब क्या है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि बेसिकली 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती थी उन पे आराम से चावल उगाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे ऐसे उस वक्त भी चावल ही उगाया जाता था, जहाँ पे भी 40 इंच से ज़्यादा की वर्षा हो रही है चावल। अच्छा, जहाँ पे इससे कम हो रही है तो थोड़ी कम हो रही है तो वहाँ तो वीट उगा लेते थे, ज़्यादा कम हो रही है इससे मिलेट। ठीक है जी, जैसा अभी के वक्त में होता है सेम। अगर ये पैराग्राफ है इस सब के बारे में कि किस तरह के इरिगेशन सिस्टम हुआ करते थे। जैसे आप इस इमेज को देख सकते हो कि यहाँ पर बैल इसको घुमा रहा है इस पहिए को, ठीक है, उससे ये पहिया घूम रहा है और ये फिर ज़मीन में होके ये इस रॉड से इससे जुड़ी हुई है और ये बाल्टियाँ इससे बंधी हुई हैं, ये एक बेल्ट सी चलती जा रही है और नीचे से पानी आ रही है और पानी इसमें गिर रहा है और यहाँ से खेत में जा रहा है। काफ़ी सफोस्टिकेटेड सिस्टम है उस समय के हिसाब से। आप देख सकते हो किस तरह से बैलों का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं था, कई सारे इरिगेशन जो प्रोजेक्ट थे उनको स्टेट भी फंड करती थी, मतलब राजा वगैरह भी पैसा उसमें लगाए थे। जैसे कौन कौन से थे, जैसे शाहनगर, पंजाब के अंदर एक शाहनगर नाम की एक कैनाल है, नहर, उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो ये हमने बात कर ली। तो आपसे कोई पूछे पंजाब की शाहनगर, सॉरी शाहनहर, शाहनगर नहीं शाहनहर इसका नाम है, किसने बनवाया सोचा। एक लेते हैं, एक पौधा होता है, एक क्रॉप होती है, फसल होती है, इसका नाम होता है तम्बाकू। तम्बाकू का के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब ये आपको यकीन नहीं होगा, जो तम्बाकू था सबसे पहले दक्कन में आया, दक्षिण की तरफ आया। ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में ये आया 17वीं सेंचुरी में। समझ रहे हो तुम बात, अभी आज से 400 साल पहले ही ये आया है। जबकि यहाँ पर लोग इस तरह से खाते हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे 2000 साल से ही पहले से आ चुका है क्या। ठीक है, तो अब देखते हैं अकबर और उसके नोबल जो हैं वो तम्बाकू मतलब उन्होंने तम्बाकू को पहली बार देखा था 1604 में। अच्छा, जहांगीर को इसकी एडिक्शन भी हो गई थी, इसलिए उसने तम्बाकू पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन 17वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते तम्बाकू पूरे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी अच्छी तरह से फैल गई थी। नॉर्थ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लोग इसका सेवन करने लग गए थे, तो एक बड़ी फसल के रूप में आ गई थी उभर के। अच्छा, फसल उस वक्त भी दो तरह की होती थी, टू मेजर सीजनल साइकिल। एक तो खरीफ होता था, पतझड़ के टाइम पे जो होता है बेसिकली, और एक रबी होता था, बसंत के टाइम पे। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जैसा अभी के वक्त में था। अच्छा, अगर टू क्रॉप सही है, अगर एक साल में दो फसल जिस जगह निकाल लेते हैं उसको दो फासला बोलते हैं। ठीक है, और आयन एक्वरी जो है, देखिए आयन एक्वरी को शॉर्ट में बोलते हैं एन। जहाँ भी एन लिखा है समझ जाइए आयन एक्वरी नाम की बुक की बात हो रही है जो अबू फजल ने लिखी है। अच्छा, तो क्या है कि भाई आयन एक्वरी में क्या पता चलता है कि मुगल प्रोविंस जो थी, आगरा जो था, आगरा में 39 वैरायटी की क्रॉप होती थी, दिल्ली में 43 वैरायटी की 2 सीजन में। ठीक है, लेकिन बंगाल में अकेले चावल ही चावल की 50 वैरायटी के चावल होते थे। ये सब आयन एक्वरी में पता हमको चलता है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो फसल होती थी उनके लिए एक नाम बोला जाता था, जिन्स ए कमिल। समझ लो, मतलब जो एकदम एक्सीलेंट जो फसल होती थी उनको जिन्स ए कमिल बोला जाता था। ये आप समझ लीजिए, जैसे देख सकते हो आप, जिन्स ए कमिल लिटरली परफेक्ट क्रॉप जो होती थी उनको जिन्स ए कमिल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कुछ क्रॉप थी, क्रॉप्स जैसे दिखाऊंगा आपको, सच एज कॉटन एंड शुगर केन वर जिन्स ए कमिल। तो कॉटन और शुगर केन को क्या माना जाता था, जिन्स। याद रख लीजिए, देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मैं जो जो बता रहा हूँ उसमें से किसी भी तरह का, मैंने इसलिए क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को देखा है, मुझे पता है कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताया जा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी जो हमने देखा उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो पर्शियन में किसान को क्या क्या बोला गया है। जैसे उसमें रैयत और मुजारिन करके था, फिर किसान और असामी भी बोला गया है। तो ये चारों के चार ऑप्शन तो उसमें थे। तो बहुत किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि कॉटन और शुगर केन किस तरह की क्रॉप थी, जिनसे कमिल में आती थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा, और देखते हैं फिर। अब देखिए एग्रीकल्चर जब बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। तो हमने एक चीज़ देखी है कि 1600 से 1800 इन 200 सालों के बीच में 5 करोड़ लोग बढ़ गए थे, जो कि उस वक्त 33% था। 200 साल में 33% बढ़ना बहुत बड़ी बात है ये। पहले उस वक्त 15 करोड़ की आबादी थी 1600 के टाइम पे, 1800 में बढ़ के 20 करोड़ हो गई थी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो ये इसमें लिखा हुआ है। और कौन कौन सी थी, जैसे कई सारी जो क्रॉप थी वो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी आई थी। जैसे कौन कौन सी,
जैसे मक्का को आप देख सकते हो, मक्का अफ्रीका से आया था, ठीक है जी, अफ्रीका और स्पेन से 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे। और अब फिर ये क्या बन गया था, यहाँ की एक मेजर क्रॉप्स बन गया था। कई वेजिटेबल जैसे टमाटर, पटेटो मतलब आलू, और जो मिर्ची थी ये भी इसी वक्त आई थी मतलब यहाँ पे। और कुछ जो फ्रूट थे जैसे पाइनएप्पल और पपाया ये भी एकदम नए थे। तो आप देख सकते हो टमाटो पटेटो चिलीज़ ये यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हैं। पाइनएप्पल पपाया भी बाहर से आया है। मेज मतलब जो मक्के की जो फसल है वो भी बाहर से आई है, अफ्रीका और स्पेन से। अब मैं कह रहा हूँ इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक का, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। अच्छा, द विलेज कम्युनिटी, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए विलेज के जो अंदर है वो तीन तरह के एक तरह कम्युनिटी थी, एक समझ लीजिए तुम। एक तो होते थे कल्टीवेटर, खेती करने वाले। एक होती पंचायत जिसमें काफ़ी पंच लोग बैठते थे, और उनके ऊपर एक होता था विलेज हेडमैन। हेडमैन को क्या बोलते थे, मुकद्दम या मंडल। समझ रहे बात को, आप फिर सुन लीजिए। कल्टीवेटर मतलब खेती करने वाले लोग, पंचायत जिसमें कुछ पंच लोग हैं, कुछ मतलब मेन लोग, उनके ऊपर एक विलेज का हेडमैन जिसको मुकद्दम या मंडल बोलते हैं। पूछो कोई मुकद्दम या मंडल क्या होता है, ये होता है। अच्छा, कास्ट एंड रूरल मिलियो, कास्ट को देख लेते हैं। रूरल मिलियो, मिलियो मतलब होता है सिनेरियो। रूरल सिनेरियो किस तरह का था, देखिए लेबरर जो होते थे उनको मजदूर बोला जाता था, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा कुछ नया तो इसमें है नहीं, देखते हैं जी कुछ मिलता है अगर। हाँ देखिए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता था, कुछ मतलब जिनको पहले छोटा समझा जाता था, जैसे जो क्या बोलते थे उनको, हलाल खुरन, मतलब नाम है रखिए स्कैवेंजर, मतलब जो झाड़ू वाड़ू जो साफ़ सफाई काम करते थे उनको क्या बोलते थे, हलाल खुरन। इनको निचले दर्जे का समझा जाता था। अच्छा, और बिहार में कुछ मल्लाह ज़्यादा, जो सन ऑफ बोटमैन, जो नाव वगैरह काम करते थे, उनको भी एकदम स्लेव के बराबर समझा जाता था, दास के बराबर। तो बिहार में मल्लाह ज़्यादा बोलते थे, दास के बराबर समझते थे उनको, मल्लाह ज़्यादा को। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल खुरन जो थे, हलाल खुरन मतलब होता है इसके व्यंजन, मतलब साफ़ सफाई करने वाले जो लोग थे, वो एकदम निचले दर्जे में माने जाते थे। अच्छा, कुछ कास्ट थी जैसे अहीर, गूजर, मालीस। ये आपको पता है कि इनके काम हमेशा रहे कि बागवानी करना और भेड़ बकरियां चराना ही रहा है शुरू से। अहीर हुए, गूजर हुए और मालीस हुए। तो ये जो था काफ़ी मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था इनका, कि कैटल रियरिंग मतलब भेड़ बकरियां ये सब मवेशियों को चराना, और हॉर्टिकल्चर बागवानी करना, इससे काफ़ी ये पैसे वाले हो गए थे। अच्छा, और जैसे पंचायत जो भी डिसीजन दे देती थी ना, वो बाइंडिंग था मेंबर्स पे। ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, तो पंचायत जो है हेड की जाती थी हेडमैन के द्वारा, जिसको मुकद्दम या मंडल बोलते थे। अच्छा, हेडमैन को किस तरह चुना जाता था, जो भी कंसेंसस था विलेज एल्डर का, मतलब बड़े बूढ़े जो लोग थे गांव के, वो बता देते थे कि कौन आदमी हेडमैन होगा। उसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं था कि ये होगा, ठीक है, ये आप रख सकते हो। अच्छा, और जैसे पंचायत जो थी वो अपने फंड कहाँ से ड्राइव करती थी, कंट्रीब्यूट करते थे इंडिविजुअल लोग, उससे एक फाइनेंशियल पूल बनता था, काफ़ी लोगों का इकट्ठा किया होगा, उससे अगर कोई काम पड़ता है गांव वगैरह में कुछ विकास करने का, वो सब किया जाता था, ये सब था, ठीक है। अच्छा, और जैसे आप देख सकते हो ये एक पंचायत का ये फ़ोटो है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, और एक आदमी एक हिसाब लेने वाला टैक्स कलेक्टर आया हुआ है गाँव में, ठीक है। पंचायत का एक और बहुत बड़ा काम था कि वो कास्ट वगैरह के बैरियर का बहुत ध्यान रखते थे, कि शादियाँ बिल्कुल एक जाति की दूसरी एक उसी जाति में होनी चाहिए, कोई एक जात से दूसरी जाति में विवाह ना करे। तो ये प्रिवेंट करते थे किसी भी तरह के ऑफेंस का कास्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो कास्ट जो थी काफ़ी प्रिवलेंट थी उस वक्त में, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हो ये सब आपको ऑप्शन में कहीं मिल सकता है कि वो कास्ट को नहीं मानते थे, नहीं वो कास्ट को मानते थे, और ये इंश्योर करते थे कि शादी उसी में हो। ये जो मैंने आपको शादी वाली बात बताई है इसमें लिखा हुआ है सब, ठीक है। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें मुंह से बता रहा हूँ, और जो है वो मार्क करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। इन एडिशन टू द विलेज पंचायत ईच कास्ट और जाति विलेज हेड ओन जाति पंचायत। अब सुनो, विलेज पंचायत तो होती थी, हाँ जितनी भी विलेज के अंदर जो जाति होती थी उनकी एक जाति पंचायत भी हुआ करती थी, ये आप समझ सकते हो। अच्छा, राजस्थान में जाति पंचायत जो थी वो सिविल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती थी, जो डिफरेंट कास्ट के जो मेंबर में अगर कोई सिविल डिस्प्यूट हो गया उसको। अच्छा, अब देखिए, इन मोस्ट केसेज एक्सेप्ट इन क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रेस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ जाति पंचायत। देखिए
जाति पंचायत जो फैसला सुनाई थी तो उसको स्टेट भी मान लेता था, जो ऊपर जो मुगल राज था वो भी मान लेता था कि हाँ भाई जाति पंचायत ने सही फैसला सुनाया है, केवल क्रिमिनल मैटर को छोड़ के। अगर कोई क्रिमिनल मैटर की बात है तो ऊपर के पंचायत में जाने की, ऊपर के कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। अगर कोई सिविल डिस्प्यूट था तो उसको स्टेट भी मान लेता था कि बिल्कुल सही फैसला इन्होंने सुनाया होगा। तो जाति पंचायत के पास भी काफ़ी अच्छी पावर थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, archival record from Western India, notably Rajasthan and Maharashtra, contain petition presented to Panchayat complaining about extron मतलब जो एक्स्ट्रोसनेट जो टैक्सेशन और द डिमांड और फॉर अनपेड लेबर बाय द सुपीरियर कास्ट। देखिए, जो राजस्थान और महाराष्ट्र में जो पुराने जो आर्काइव रिकॉर्ड मिले हैं उनमें काफ़ी सारी पेटिशन मिली हैं गांव के लोगों के द्वारा, जिन्होंने डाली थी कि जो ऊपर कास्ट के जो लोग हैं हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी कई लोगों ने पेटिशन डाली हुई है। इसके भी सबूत हमको काफ़ी सारे मिले हैं। और तो वही है, इसमें ऐसा कुछ मुझे तो काम का कुछ लग नहीं रहा है जिसमें से क्वेश्चन आए। सब कुछ मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है, आप चिंता मत करिए। ये आप फोटो देख सकते हो आपके आनंद के लिए, बाकी इसमें तो क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, आर्टिजन्स को आप जानते होंगे, पहले तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। विलेज आर्टिजन क्या होता है? विलेज में जो और भी कई तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं खेती के अलावा खेती से ही काम नहीं चलता, कोई आदमी घड़ा बना रहा है, मतलब 50 तरह के काम हो सकते हैं, ठीक है। कोई पॉटरी बना रहा है, ठीक है, कोई बेकिंग का काम कर रहा है, कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग का काम कर रहा है, फायरिंग ऑफ पोट्री, मेकिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब किस में आते हैं? आर्टिजन्स में आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें सुनार हुए, लोहार हुए, ये सब आर्टिजन्स हैं। तो ऐसे लोग महाराष्ट्र में, ऐसे लोग जो आर्टिजन होते थे, उनकी जो भूमि होती थी, उनकी जो हेरिडिटरी होल्डिंग होती थी, मतलब उनकी जो भूमि होती थी उसको मिराज या वतन बोलते थे, ठीक है। इस वर्ड को आप याद, आर्टिजन्स की जो भूमि होती थी, ठीक है। अच्छा, और जैसे कौन सी चीज़ आप देख सकते हो, जैसे अगले पैरा में हम देखते हैं 18th सेंचुरी के जो रिकॉर्ड है वो हमको बताते हैं कि जमींदार जो बंगाल के थे वो रेम्यूनरेटेड ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, इवन गोल्ड स्मिथ फॉर देयर वर्क बाई पे देम ए स्मॉल डेली अकाउंट एंड रिटायरमेंट। कि काफ़ी जमींदार इनको अपने काम पे लगाते थे, जो सुनार लोहार जो होते थे इनको एक मतलब खाने वाने के पैसे देते थे और छोटा मोटा पैसे देकर अपना काम भी कराते थे। अच्छा, अंग्रेज़ों ने गांव को एक लिटिल रिपब्लिक भी बोला है, कि गांव की एक अपना ही एक अलग सिस्टम होता था, सब लोग हैं उसमें एक अलग बढ़िया मिलजुल के रह रहे हैं, पूरा पूरा सिस्टम है। जाति पंचायत जो फैसले सुना रही है, उनमें अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है तो एक तरह से इसको लिटिल रिपब्लिक भी कई कई ब्रिटिश ऑफिशियल ने बोला है इसको, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो। अब जैसे अब गांव में इतनी करेंसी वगैरह का फ्लो तो नहीं होता था, तो अगर गांव में किसी को कोई सामान लेना है, जैसे अनाज के बदले में चने लेने हैं, तो अब कैसे लें? तो आप जैसे किसी को पता है कि भाई चने का भाव कुछ है और अनाज का भाव कुछ है, तो उसी हिसाब से कंपेयर कर लिया जाएगा। जैसे 1 किलो चने की कीमत अगर 20 रुपये है और 1 किलो जो अनाज जो आ रहा है वो 10 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 2 किलो अनाज के बदले में 1 किलो चना मिल जाएगा। ये सब काम करने के लिए कौन करता था? ये सब काम एक आदमी कर देता था गाँव में, जो इस तरह से सब चीज़ का भाव भाव रखता था और एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ बदल के दे देता था। इसको बोलते हैं स्रॉफ। गाँव का क्या होता था? स्रॉफ इसको बोलते हैं, ठीक है जी। इसको आप समझ सकते हो। स्रॉफ को मैंने आपको काम बता दिया। अच्छा, और तो वुमन का भी काफ़ी वो था, जैसे आप देख सकते हो कि वुमन किस तरह से बुन रही है। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ पूरा वुमन के बारे में, वुमन इन एग्रेरियन सोसाइटी। वुमन का बस यही है कि वुमन काफ़ी तरह के काम में आदमी की हेल्प करती हैं। देखो, वुमन बच्चों को संभाल सकती हैं, वुमन खेतों में काम को भी करवा सकती हैं उसके साथ। अगर किसी का पति आर्टिजन है जो और कोई काम भी करता है खेती के साथ, तो खेती को संभालने में उसकी हेल्प वगैरह कर देती थी। इस पूरे पैरा में यही सब लिखा हुआ है। अच्छा, और जैसे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो रीमैरिज थी, दोबारा शादी करना, वो एकदम उसकी कोई रोक टोक नहीं थी, उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता था। डिवोर्स जो महिलाएं थी उनके लिए भी, और विधवा जो महिलाएं थी वो भी दोबारा शादी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये आईने एक बारी बताता है ये सब, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता होगा, पर ठीक है, जो भी बता रहे हैं हम तो वो मान लेते हैं। वुमन जमींदार वर नोन इन 18th सेंचुरी इन बंगाल। देखिए, वुमन जमींदार थी, बंगाल में राज होने लगा उनका, थोड़ा बहुत दिखने लगी। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द 18th सेंचुरी जमींदारी दैट ऑफ राजशाही हैड अ वुमेन एट द हेड। देखिए, 18th सेंचुरी की जमींदारी होती थी जिसका नाम था राजशाही। उसमें
वुमन भी थी, बेसिकली ये कहना चाह रहा है ये। किसी एक आध जगह की जो ज़मींदारी होगी उसमें कोई वुमन वगैरह भी काम करती होंगी, ऐसा बोलना ही चाह रहे हैं। अच्छा, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं उस वक्त की। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट जो होते थे वो इस तरह के होते थे, जैसे एक तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जंगल बोलते हैं इनको। एक स्क्रबलैंड होते हैं, इनको खरबंदी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के। और इसमें ऐसे काम किया, जैसे फॉरेस्ट जो डवेलर होते थे, ठीक है, फॉरेस्ट डवेलर जो होते थे उनको जंगली बोला जाता था, जंगलों में रहने वाले जो लोग थे। अब इस जंगली का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई सिविलाइजेशन नहीं है, जंगली का इतना मतलब था कि वो जंगलों में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई, जैसे आज के वक्त में आप लोग चढ़ाने के लिए जंगली बोलते थे अपने दोस्त को, तो वो तो उसको चढ़ाने के लिए हुआ कि तुझमें एकदम सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन वो एकदम सभ्य लोग थे, ऐसी बात नहीं है। जंगली का इतना मतलब था कि वो जंगल में आदमी रह रहा है। अच्छा, और जैसे आप देख सकते हो, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज मावाज फॉर ट्रबल मेकर, वंस अगेन वी टर्न टू बाबर हु सेज दैट जंगल प्रोवाइडेड अ गुड डिफेंस behind which the people of परगना become stubbornly rebellious and pays no tax। देखिए बाबर ने ऐसा बोला था कि भाई जंगलों से अच्छा डिफेंस तो मिलता है, जंगलों से कोई आक्रमण नहीं कर पाता, जंगल अगर आसपास होते हैं राज्य के, लेकिन जंगलों के पीछे रहने वाले जो लोग हैं कई बार वो टैक्स नहीं देते, वो रिबेल कर देते हैं। ऐसे कई सारे जो आदिवासी वगैरह उन्होंने रिबेल किया होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला है। अच्छा, और इन रोड इनटू फॉरेस्ट, इसका मतलब फॉरेस्ट के लोगों से भी क्या कुछ टैक्स वैक्स पेशकश ली जाती थी, कई लोग दे भी देते थे। वो क्या देते थे, जैसे एलिफेंट वगैरह की सप्लाई कर देते थे स्टेट के लिए। अच्छा, तो परगना क्या होता है, एक परगना वर्ड होता है। परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन था, जैसे प्रोविंस बोलते हैं, मुगल प्रोविंस उन्हें प्रोविंस में बांटा हुआ था, उसी की एक छोटी सी इकाई होती थी परगना, जिसको ये बोलते थे जंगलों की। ठीक है, पेशकश क्या होता है, पेशकश मैंने बता दिया, वही जो टैक्स के फॉर्म में एक ट्रिब्यूट लिया जाता है एक सम्मान की तरह, कि तुम जंगल में रह रहे हो, यहाँ पे मुगल राज चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा टैक्स की तरफ। अच्छा, तो अभी जैसे जंगलों को काटने के लिए, मतलब जंगलों को काटा गया एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए, इसके ऊपर एक बंगाली पोयम है, एक उसकी पोयम का आपको इस सबसे मतलब नहीं है कि ये किस लिए पोयम लिखी है, इतना आपको पता है कि फॉरेस्ट के क्लियरेंस के ऊपर लिखी गई है। अगर एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह को बढ़ाने के लिए जो जो भूमि काटी जाती थी, जहाँ से जंगल काटे जाते थे, उसके ऊपर किसी ने एक पोयम लिखी है बंगाली में। अच्छा, पोयम का नाम क्या है और उसका राइटर कौन है, ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। पोयम का नाम है चंडी मंगल, जिसको लिखा है मुकुंदरम चक्रवर्ती ने। मुकुंदरम चक्रवर्ती ने क्या लिखा है, चंडी मंगल को लिखा है। और ये किसके बारे में, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के लिए जो क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट हुई है उसके बारे में ये है कविता। अच्छा, और जैसे और इसमें आगे देख लेते हैं। ये इस वाले डब्बे में तो कुछ था ही नहीं इतना इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इसे देखते हैं आप कि जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट थे, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हनी हुआ, बीज वैक्स हुआ, गम लैक हुआ, ये सब बहुत ही ग्रेट डिमांड में थे, ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, और इंडिया से मतलब ये सब चीज़ों को क्या है, ओवरसीज का एक्सपोर्ट होता था बहुत बड़े लेवल पे, बहुत लोग बाहर से खरीदते थे। अच्छा, एलिफेंट को भी कैप्चर करके और बेचा जाता था। ठीक है, और जैसे कई सारी ट्राइब थी, कुछ ट्राइब जैसे लोहानी, पंजाब में एक ट्राइब थी, वो भी ट्रेड मतलब ओवरलैंड ट्रेड करती थी अफगानिस्तान के साथ। समझ रहे हो बात को। इसमें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि पंजाब में मुगल टाइम पे एक ट्राइब रहती थी, ट्राइब का नाम कौन सा है, लोहानी पंजाब की ट्राइब है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ओवरलैंड ट्रेड करती थी अफगानिस्तान वगैरह के साथ में, तो ट्राइबल जो जो लोग थे। अच्छा, और ट्राइब के बारे में एक और चीज़ बता दूं आपको, कई ट्राइब थी, जैसे जो सिंध रीजन में, सिंध जो क्षेत्र है उसमें एक ट्राइब थी, उनके पास तो आर्मी थी कितनी, 6,000 कैवलरी थी। कैवलरी होते हैं घोड़े पर चलने वाले सैनिक सैनिक और 7,000 की इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सैनिक थे। अच्छा, असम में एक किंग हुआ करते थे अहोम किंग, उनके पास पाइक होते थे, पाइक उनके सैनिक हैं जो मिलिट्री सर्विस दिया करते थे, किस लिए, एक्सचेंज ऑफ लैंड। उनको जो अहोम जो किंग था उनको भूमि वगैरह दे, मतलब लैंड दे देते थे, शायद कोई करेंसी नहीं होती होगी, तो वहाँ पे इस तरह से उनके पाइक होते थे उनके सैनिक। अच्छा, अहोम असम के जो तरफ के जो लोग मतलब जो किंग थे अहोम किंग, उन्होंने वाइल्ड एलिफेंट को पकड़ना अपनी रॉयल मोनोपोली घोषित कर रखा था कि इस एरिया में हाथी केवल हम ही पकड़ सकते हैं। और अहोम किंगडम वालों ने एक बार अकबर को भी हराया हुआ है, इस बारे में कि कोई आपको बताएगा नहीं कभी। ठीक है, अहोम किंगडम के जो राजा थे काफ़ी पावरफुल थे, बेसिकली ये समझ लो, अपने फॉरेस्ट वगैरह में असम की तरफ ही थे, उन्होंने एक बार अकबर को भी हराया हुआ है। अच्छा,
जैसे महाराणा प्रताप ने हराया हुआ है। अब जैसे देखते हैं, कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि जो सूफी संत थे उन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया है इस्लाम के एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में फैलने में। देखिए सीधी सी बात है ये तो। अब यहाँ के जो मुसलमान हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह के, बांग्लादेश के 99.99% जो मुसलमान हैं सबके सब कन्वर्टेड हैं। किसी ना किसी टाइम पे सबके सब हिंदू थे, वो बाद में जाके कन्वर्ट हुए हैं, ये तो पक्की सी बात है, सबको पता है। तो ऐसा बोलते हैं कि सूफ़ी जो संत थे, पीर, जिनके बारे में हमने भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन नाम के चैप्टर में हमने बात भी की है, उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है इस चीज़ में कि उनका मतलब इस्लाम धर्म को फैलाने में। ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, तो जमींदार के बारे में पढ़ लेते हैं। जमींदार ज़्यादातर कास्ट के बेसिस पर बनते थे। जो अच्छी ऊंची कास्ट के जो लोग होते थे वो जमींदार ज़्यादातर बन जाते थे। अच्छा, जमींदार के पास एक एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड भी हुआ करता था, उनकी खुद की भूमि, जिसको मिल्कियत बोलते थे। क्या था बेटा, आपको कोई पूछे मिल्कियत क्या होता है, जमींदार की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मिल्कियत। तो मिल्कियत टर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मोस्ट जो जमींदार थे उनके पास फोर्ट्रेस किला वगैरह होते थे जिसमें वो रहते थे। आर्म्ड कंटिजेंट रखते थे, इसमें वो घोड़े, हाथी, मतलब सॉरी कैवलरी मतलब घोड़ों की सेना, आर्टिलरी तक रखते थे, इन्फेंट्री भी रखते थे। ज़्यादातर जमींदार जो थे वो काफ़ी सेना वगैरह भी अपने पास रख लेते थे। ये है अबुल फजल का जो आयन अकबर, ये इस अकाउंट में क्या मिलता है हमको पता चलता है, अपर कास्ट ब्राह्मण और राजपूत, इन दोनों ने काफ़ी अपना जो कंट्रोल था उसको इस्टेब्लिश कर लिया था रूरल सोसाइटी में। तो ज़्यादातर जमींदार जो थे वो ब्राह्मण होते थे और यार राजपूत होते थे। ठीक है जी। और जैसे और हाँ, जमींदार जो होते थे उनको जो फरमान दिया जाता था ऊपर से जमींदारी करने का, उस इम्पीरियल ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सनद। तो आपसे पूछे सनद क्या है, एक इम्पीरियल ऑर्डर का नाम है जमींदारी को, जमींदारों के लिए। अच्छा, ये देख लेते हैं एक पैरेलल आर्मी। अब देखिए पैरेलल आर्मी का मतलब राजा की तो आर्मी थी, जमींदारों की खुद की अलग से आर्मी हुआ करती थी। तो उस आदमी मतलब कितनी बड़ी आर्मी थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पैरेलल आर्मी की बात करूँ तो जमींदारों की जो आर्मी थी ना, उसका एस्टिमेट ऐसा बोला जाता है मुगल टाइम पे कि 3,84,000 मतलब समझ रहे हो, तो इतनी तो कावलरी मतलब घोड़ों वाली जो सेना होती है। और ये 42,77,057 जो इन्फेंट्री थी, सोच सकते हो तुम, 42 लाख आज के वक्त में इंडियन आर्मी नहीं है इतनी बड़ी, समझ रहे हो। इंडियन आर्मी में टोटल अगर एक्टिव और नॉन एक्टिव जो पर्सनल है उनकी अगर बात करें तो 25 लाख के आसपास बैठेगी। बताओ 42 लाख की आर्मी उस वक्त, ये पैरेलल आर्मी है, ये मुगल आर्मी नहीं है, जमींदारों की जो आर्मी है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, जो उन्होंने अलग से रखी हुई थी। अच्छा, और 1863 हाथी थे, 4260 कैनन थी, मतलब तोप वगैरह थी, 4500 बोट के आसपास थी। ऐसा देखो, एक तो बड़ा चढ़ा के वो लिख देते हैं जो हिस्टोरियन जो होते हैं, इतना भी कुछ नहीं होगी, इतनी कहाँ से लोग आएंगे आर्मी के लिए। अच्छा, और देख लेते हैं जमींदारी जो सिस्टम था वो क्लैन और लीनेज बेस पर था। लीनेज मतलब किसी एक जात के लोगों के अब बेटे का बेटा बनता जा रहा था, जैसे बाप जमींदार है तो बेटा भी जमींदार बन जाएगा। तो राजपूत और जो जाट थे उनमें ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, ये आप समझ सकते हो। अच्छा, बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की कि ज़मीन का जो टैक्स था वो किस तरह से लिया जा सकता। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था मुगल एम्पायर का एकदम मेन स्टे था। मेन स्टे का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल एम्पायर का। देख लेते हैं क्या था। तो देखिए लैंड रेवेन्यू जो अरेंजमेंट था वो दो स्टेज में होता था। पहले तो असेसमेंट होता था कि कितना लैंड रेवेन्यू आ सकता है, पूरा कैलकुलेट करते थे, फिर एक्चुअल कलेक्शन होता था। अच्छा, जो असेसमेंट जो होता था, समझ रहे हो बात को, मतलब कि पहले एकदम हिसाब किताब लगा लिया कि भाई इतना इतना कलेक्शन यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा, टोटल मिला के इतने पैसे आने वाले हैं, ऐसा सोच लिया। तो उसको तो बोलते हैं, सुनना, जमा। जमा तो वो होता है जो भी अमाउंट हमने एसेस किया है, उस मतलब एक एस्टिमेट बनाया है कि इतना इतना कलेक्ट हो जाएगा। और जो असली जो कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं हासिल। समझ लो, आपने इस पूरा अंदाजा लगाया कि भाई 100 रुपये कलेक्ट कर लूँगा मैं इस पूरे गाँव से, और बाद में कलेक्ट होने के बाद आए 80। समझ लो, हासिल तो है 80 और जमा क्या है, जो अमाउंट असेस किया और हासिल जो अमाउंट कलेक्ट किया है। और लैंड जो ये रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था, इसके स्पेशल नाम है अमील गुजार, इसको बोलते थे। अमील गुजार कौन है, रेवेन्यू कलेक्टर। अच्छा, मिल्कियत क्या था अभी मैंने बताया था, जो जमींदार की जो पर्सनल लैंड होती है उसको मिल्कियत बोलते हैं। अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें इसमें बता दी। चंडी मंगल को किसने लिखा है, मुकुंदराम चक्रवर्ती ने। ये अभी जो हमने एक बंगाली पोएम के बारे में जिसमें बात की थी। अच्छा, हाँ, जितनी मुगल प्रोविंस थी उनमें कल्टिवेटेड लैंड और कल्टिवेबल लैंड
कितने लैंड पे खेती होती है और कितने लैंड पे और खेती की जा सकती है, इस सब का एकदम हिसाब किताब रखा जाता था। अच्छा, और जैसे हम देख सकते हैं किस किस तरह के लैंड हुआ करते थे, पहले ये देख लेते। देखिए पोला सबसे अच्छी क्वालिटी का लैंड था, इसमें हर साल खेती की जा सकती थी, ठीक है। पर्वती ऐसा था इसको एक बार छोड़ दिया जाता था जिससे अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से वो उपजाऊ हो जाए, एक बार खेती कर ली तो पोला सबसे इंपॉर्टेंट, पर्वती को 1 साल के लिए छोड़ देते। फिर होता है चचर, चचर को 3 से 4 साल के लिए छोड़ना पड़ता है जिससे उस पर दोबारा खेती की जाए। और फिर होती है सबसे लास्ट में बंजर, जिसको 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ना पड़ता है दोबारा खेती करने के लिए। समझ रहे बात को, पोलाज, पर्वती, चचर और बंजर। पोलाज में हर साल खेती होती है, पर्वती में 1 साल के लिए छोड़ते हैं, और चचर को 2-3 साल 3-4 साल के लिए मतलब छोड़ना होता है, और बंजर को 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ना होता है। अच्छा, एक मुगल टाइम पे एक फेमस सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम, इसके बारे में देख लो बेटा। मुगल टाइम आपको देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, एकता सिस्टम। विजयनगर एम्पायर का अमर नायक सिस्टम, ठीक है जी, ये मैंने पिछले चैप्टर में कल बता ही दिया तुमको। मुगल टाइम का सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम। इसमें क्या था, ये एक तरह का मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। कैसे, इसमें जो मनसबदार नियुक्त किए जाते थे वो एक तरह से मिलिट्री का भी ध्यान रखते थे, सेना वगैरह भी रखते थे, और रेवेन्यू वगैरह का ध्यान रखते थे, और उस जो एरिया की पूरी एक्टिविटीज़ को भी देखते थे, जो भी उनको एरिया दिया जाता था। जैसे अब होता ये था कुछ जो, अब देखिए आपने अमरनायक सिस्टम देखा विजयनगर का, उसमें किसी को कैश वगैरह दिया नहीं जाता था, वो जितना कलेक्ट करते थे अमाउंट उसमें से खुद के लिए रख लेते थे, जो खर्चा आता था वो रख लेते थे अलग से, और बाकी का किसको देते थे, राजा को। तो बेसिकली राजा उनको कुछ नहीं दे रहा, वो खुद ही अपना खर्चा निकाल रहे हैं, अपने लिए पैसा भी रख रहे हैं और राजा को दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन मनसबदार सिस्टम क्या था कि कुछ मनसबदार को तो मतलब यहाँ पे पे किया जाता था, डायरेक्ट कैश में पे कर दिया जाता था कि कैश दे दिया तो मिल गया उनको। अच्छा, और कुछ जो ज़्यादातर जो मनसबदार थे उनको असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू दिए जाते थे। जैसे असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि ये इस जागीर से तुम ना यहाँ पे करके लाओ, इसका तुमको कुछ पैसा दिया जाएगा, इस तरह से असाइनमेंट से दिए जाते थे उनको, ये हिसाब किताब था। तो अमर नायक सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम में एक अंतर है कि वहाँ पे पैसे दिए नहीं जाते थे, यहाँ पे दिए जाते थे पैसे स्टेट की तरफ से, ठीक है, वहाँ पे वो खुद ही निकाले थे। अच्छा, कैश और काइंड को भी आप देख सकते हो इसको। अच्छा, कि देखो एक तो होता है कि लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू का मतलब वही है कि जो जमीन में जो खेती की जा रही है या जो जिसके आदमी के पास लैंड है उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के कई तरीके हैं कि डायरेक्ट पैसे में भी टैक्स दे सकते हो या आप डायरेक्ट फसल वगैरह को दे सकते हो। तो कैश तो होता है, कैश काइंड होती है कोई चीज़ दे देना। तो अमिल गुजार जो था वही टैक्स कलेक्ट करता था, ये मैं आपको बता दिया है। तो कई तरीके थे, जैसे पहला तरीका था जिसको बोलते हैं कनकूट। कनकूट का मतलब होता है, आपने अन्नकूट भी सुना होगा, वैसे एक अन्नकूट और कनकूट का एक ही मतलब है। कनकूट का मतलब है कि जो आपकी फसल हो गई, ठीक है जी, एक सेकेंड, कि जो आपकी फसल जो हो गई उसको आपने बहुत, एक सेकेंड, कनकूट जो सिस्टम था उसमें ना रेवेन्यू इस तरह दिया जाता था, अगर अच्छी फसल होगी या बेकार फसल होगी या उससे बेकार फसल होगी उस तरह से उसी हिसाब से देते थे। ज़्यादा अच्छी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे या ज़्यादा फसल देनी पड़ती थी, ये सिस्टम था। अच्छा, दूसरा सिस्टम था इसको बोलते हैं बटाई। बटाई का मतलब पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई साहब ये जो फसल होने वाली है इसमें कितना भी हो उसमें से इतना हम लेंगे। जैसे अब फसल होने से पहले ही बोल दिया कि 2 मन हमको टैक्स देना पड़ेगा, अब चाहे उसमें 10 मन हो तो भी 2 मन देना है, चाहे 2 मन ही हो तो भी 2 मन देना है। बटाई का सिस्टम ये है। अच्छा, और तीसरी होती है खेत बटाई। खेत बटाई का मतलब क्या होता है कि आप पहले ही बांट लोगे कि खेत के इतने हिस्से में जो फसल होगी, समझ रहे हो, जैसे खेत के 1/4 हिस्से में जो फसल होगी वो हमारी है, अब चाहे कितनी भी हो उसमें। एक तो खेत बटाई, एक होता है लांग बटाई। देखो कनकूट बता दिया, उसके हिसाब से देना कि किस तरह की फसल हुई है। अच्छा, बटाई मतलब जो फसल हो गई उसमें पहले डिसाइड कर लिया है पार्टी के द्वारा कि भाई साहब कि हमको 2 मन 3 मन देना पड़ेगा इसमें से, उस हिसाब से वो दे देगा। अच्छा, खेत बटाई क्या है, खेत का हिस्सा दे दिया कि 1/4 जो हिस्सा है, इतने हिस्से में खेत में जितना होगा वो हमारा है। अच्छा, बाकी के को वो किसान रख लेगा। अच्छा, तीसरा है लांग बटाई। लांग होता है बेटा जो फसल को जो काट देते हैं और काटने के बाद जो कटर में डालने से पहले जो ढेर होता है पूरा, उसको लांग बोलते हैं, उसी में से बांट लेते थे कि लांग का इतना हिस्सा हमारा, चाहे इसमें कितना भी निकले। समझ रहे बात को, तो इसको बोलते हैं लांग बटाई। तो कई चीज़ें कनकुट, बटाई, खेत बटाई और लांग बटाई, ये 4 तरह के ये मतलब तरीके थे कैश के अलावा भी। अच्छा, ये जमा वाला जो बॉक्स है इसमें ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा, फ्लो ऑफ सिल्वर को देख लेते हैं। देखिए मुगल एम्पायर जब चल रहा था उस वक्त और भी कई सारे एम्पायर चल रहे दुनिया में, जैसे चाइना में चल रहा था एक एम्पायर मिंग, ईरान में साफाविद एम्पायर और ओटोमन एम्पायर चल रहा था टर्की में। बेटा याद रख लेना, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि मुगल एम्पायर के कंटेम्प्रेरी चाइना का मिंग एम्पायर,
साफाविद एम्पायर ईरान का, और टर्की का ऑटोमन एम्पायर। अच्छा, तो यहाँ से काफ़ी ट्रेड होता था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वो आते थे, मतलब सिल्वर यहाँ पे आता था, ये तो एक पक्की सी बात है। अच्छा, तो एक सिंपल सी बात है कि सिल्वर के जो ह्यूज अमाउंट में सिल्वर जो बुलियन थे वो एशिया में आते थे, किस लिए कि यहाँ इंडिया से काफ़ी सारी गुड्स का एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में, ठीक है। और एक और चीज़, जो जो पीरियड था जो 16 और से 18 सेंचुरी के बीच का, उसमें एक रिमार्केबल स्टेबिलिटी थी किस मेटल करेंसी के मामले में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लो होता था मेटल का उस वक्त। अच्छा, और आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं कि ये इसी वक्त में हो रहा है, इससे पहले भी जो 6 से 18 सेंचुरी की जो बात है, एक सेकेंड, मतलब काफ़ी अच्छा फ्लो था मुगल एम्पायर के टाइम पे मेटल करेंसी का, काफ़ी पैसा आते थे, क्योंकि उस वक्त पूरे जो वो था, इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड का 25% अकेला शेयर रखता था एक्सपोर्ट का, इतना एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। लेकिन क्या मुगलों ने आके इतना एक्सपोर्ट बढ़ाया है? बिल्कुल नहीं। मुगलों के आने से पहले 1/3 33% एक्सपोर्ट अकेले इंडिया से होता था, लेकिन किसी भी राजा का इतने बड़े एरिया पर शासन नहीं था, इसलिए एक साथ कलेक्ट नहीं होता था पूरा। लेकिन मुगलों ने बहुत बड़े एरिया पर शासन किया, इसलिए उनका एक साथ बताते हैं पूरा कि पूरा जो वर्ल्ड है उसका 1/4 25% अकेले इंडिया से जीडीपी होती थी उस वक्त में। अच्छा, तो एक इटालियन ट्रैवलर है जिसका नाम है गियोवानी करेरी, उसने काफ़ी कुछ बताया है कि जो पूरा का पूरा जो सिल्वर है वो सभी जगह से पहुँचते हुए लास्ट में इंडिया में पहुँच जाता था। अच्छा, ये तो कई सारे ट्रैवलर्स ने हमको बताया है कि इंडिया में काफ़ी फ्लो होता था। अब देखिए, ये सिक्के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये अकबर के वक्त के सिक्के हैं, चौकोर सिक्के सिल्वर के, देख लीजिए, अकबर के वक्त में चौकोर हैं। अच्छा, ये औरंगजेब के वक्त में गोल सिक्के, ठीक है, ये आपको मैंने दोनों सिक्के दिखा दिए। ये कपड़ा है, इस कपड़े का भी काफ़ी अच्छा व्यापार हुआ करता था। अच्छा, और जैसे देख लेते हैं, वो इटालियन जो है गोयानो करेरी, उसने काफ़ी कुछ बताया है, इसमें ऐसा भी कुछ काम का नहीं है अपने का जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये आईन अकबरी जो है इसके बारे में, ये जो बुक जिससे हमको ये सब बताया गया है, उस बुक के बारे में तो कुछ देख लेते हैं। तो आईन अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी, किसके ऑर्डर पे? अकबर के ऑर्डर पे, उसको हिस्ट्री लिखवानी थी। इसका काम कंप्लीट हुआ 1598 में, ठीक है जी। अकबर ने शासन किया 1556 से स्टार्ट किया उसने 15, और लेकिन इसने बाद में लिखवाया था इसको काफ़ी, आईन अकबरी को। इसका काम जो पूरा कंप्लीट हुआ 1598 में, समझ रहे बात को। अब आपको मैं बता दूं कि जो आईन अकबरी, जो एन का मतलब होता है आईन अकबरी, ये एक बहुत ही लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लार्जर प्रोजेक्ट कौन सा? इसको पूरे को बोलते हैं अकबरनामा। अकबरनामा के अंदर 3 बुक हैं, जिसमें से तीसरी बुक यही है आईन अकबरी, समझ रहे बात को। तो असली में अबुल फजल ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिखा है हिस्ट्री का, जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा की जो 3rd बुक है, 3 बुक में लिखा गया अकबरनामा, अकबरनामा की जो 3rd बुक है उसका नाम है आईन अकबरी। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 बुकें हैं अकबरनामा में। पहली जो 2 हैं उनमें हिस्टोरिकल नैरेटिव को बताया गया है, और 3rd बुक क्या है? आईन अकबरी, ये मैंने आपको बता दिया। आईन अकबरी में ही जो इंपीरियल रेगुलेशन है, गेजेटर है एम्पायर का, कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब लिखा गया है। और इस चैप्टर में हमने आईन अकबरी की ही बात की है। तो क्या आपसे पूछे, अकबरनामा जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है अकबर की, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, इसमें 3 बुक हैं, उसमें 3rd है आईन अकबरी। अच्छा, अब बात जैसे कर लेते हैं, जो आईन अकबरी जो वो 5 बुक से मिलकर बनी है। बुक को बोलते हैं दफ्तर, 5 दफ्तर हैं उसमें। अच्छा, पहली जो 3 बुकें उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हैं, और बाकी की जो 2 बुकें उनमें रिलीजन वगैरह के बारे में, रिलीजियस बुकें हैं जो। तो हमने क्या बात की कि जो 5 जो बुक हैं उनमें से 3 बुक तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आईन अकबरी की बात कर रहा हूँ। अकबरनामा में 3 बुक है, तीसरी बुक है आईन अकबरी। आईन अकबरी में खुद 5 बुक हैं, उनमें से 3 बुक बताती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और बाकी की लास्ट जो 2 बुक हैं वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव और कास्ट वगैरह के बारे में बताती हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो 3 बुक बताती हैं, उनमें फर्स्ट बुक जिसका नाम है मंजिल आबादी, सेकंड बुक का नाम है सिपा आबादी, और जो 3rd बुक उसका नाम है मुल्क आबादी। ठीक है, मंजिल आबादी, सिपा आबादी, मुल्क आबादी। मंजिल आबादी में क्या है? इंपीरियल हाउस होल्ड, जो राजशाही जो जो उनके घर के बारे में और उसके मेंटेनेंस के बारे में, जो भी मुगलों का जो घर होता था कि उसमें कौन क्या रहेगा, किसके लिए कौन सा कमरा रहेगा, ये सब इसमें पक्का हुआ करता होगा। अच्छा, सिपा आबादी, सिपा मतलब होता है सिपाही, नाम से समझ आ रहा है, इसमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। और मुल्क आबादी जो है, मुल्क मतलब होता है देश, तो इसमें एकदम रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड है, कितना रेवेन्यू आएगा, कहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, इस सब का हिसाब किताब मुल्क आबादी के अंदर रखा गया है। ये आपके समझ आ गई। अच्छा,
मुल्क आबादी जो बुक है इसमें पूरे पूरे जो 12 प्रोविंस हैं, कितने 12 प्रोविंस, बेटा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनका इसमें अकाउंट रहता है। 12 प्रोविंस के बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है। अच्छा, और बिल्कुल एकदम छोटे छोटे लेवल पे कई डिविजन्स में, जैसे सरकार, फिर परगना लेवल पे, परगना छोटा होता है महल। अच्छा, और जो असेस्ड रेवेन्यू है कि कितना एस्टिमेट किया था उसको जमा बोलते हैं, और जो कलेक्ट किया था उसको हासिल बोलते हैं, उस सब के बारे में इसमें लिखा गया है कितना। अब देखिए हासिल को तो लिख नहीं सकता वो, असेस को तो लिख सकता है कि इतना इतना आता है, हासिल तो हर साल जितना मिलेगा वो हासिल है, लेकिन एक बार एस्टिमेट जो कर रखा है उसको लिखा गया है इसमें कि इस जगह से इतना एस्टिमेट आता था, इस जगह से इतना आता था। अच्छा, और आए ना एक बारी में, अब जैसे मैंने आपको बता दिया एक चीज़, ये नीचे आप देख लीजिए, जो 4th और 5th बुक थी वो किस बारे में, रिलीजन के बारे में और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और अकबर की जो ऑस्पिशियस सेइंग है उनके बारे में है 4th और 5th बुक। तीनों बुक एडमिनिस्ट्रेशन की थी, कौन कौन सी, मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी, तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। और क्या क्या मिलता है आयन अकबरी में, आयन अकबरी में 8 कॉलम मिलते हैं जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे परगना मतलब सूबा के बारे में बात होती है, किले के बारे में बात होती है, अराजी मतलब होता है मेजर जो एरिया है उसके बारे में, नकदी मतलब रेवेन्यू असेस्ड इन कैश, कैश में जो रेवेन्यू आया है उसके बारे में बात हुई है। अच्छा, इसका नाम है सुई ग्राल लिखा हुआ है, सुई ग्राल मतलब होता है अगर कोई चैरिटी वगैरह में ग्रांट दी गई है उसके लिए। फिर जमींदारों के बारे में, और फिर 7 जो और 8 जो कॉलम है उसमें ज़मींदारों की जात वगैरह के बारे में बात होती है। लेकिन इस समय से क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन वही आएगा। अकबरनामा में 3 बुक हैं, 3 में तो थर्ड है आयन अकबरी। आयन अकबरी में 5 दफ्तर हैं, 5 के बारे में आपको मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस एक इस चीज़ को आप मान सकते हो कि जो अबू फजल जिसने लिखा है उसके बाप का नाम था मुबारक, मुबारक का बेटा अबू फजल, इसको आप याद रख सकते हो। अच्छा, जो आयन अकबरी जो उसका ट्रांसलेशन के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, किसी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, किसने क्या किया है, तो देखिए एक अंग्रेज था हेनरी ब्लोचमैन, उसने एडिट किया था इसको। अच्छा, और क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में थी, प्रेजेंट डे कोलकाता में जो थी उस वक्त, उसने इसको पब्लिश भी किया था। उन्होंने एक सीरीज चलाई थी उस वक्त, बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज, उसमें आयन अकबरी को उन्होंने प्रेजेंट भी किया है। अच्छा, तो हेनरी ब्लोचमैन का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इनके लिए कि एडिट करने में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसको पब्लिश भी किया है आयन अकबरी को। अच्छा, किस सीरीज में, बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज, पूछ सकता है इसका नाम भी। अच्छा, जो ये बुक है आयन अकबरी, इसको 3 वॉल्यूम में ट्रांसलेट भी किया है, 3 पार्ट में। इसका पहला पार्ट तो वही हेनरी ब्लोचमैन ने लिखा है, पहला वॉल्यूम, और बाकी के जो 2 वॉल्यूम है वो H.S. जेरेट ने लिखे हैं। हेनरी ब्लोचमैन ने एडिट भी किया था और फर्स्ट वॉल्यूम भी लिखा था इसका, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया था, और बाकी के जो 2 वॉल्यूम है वो H.S. जेरेट ने लिखे हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, और जैसे कई चीज़ आप देख सकते हो, जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, देखिए ज़्यादातर जो प्रोविंस या सूबा होते थे उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है आयन अकबरी में। कास्ट के ज़मींदारों की क्या कास्ट थी, कास्ट कंपोजिशन ज़मींदार का कि क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन 2 जगहों के बारे में मिलती है, एक तो बंगाल के बारे में, एक उड़ीसा के बारे में। बेटा आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा सकता है, मैंने देखे हैं पुराने क्वेश्चन, किसी भी तरह के थीम से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये भी पूछ सकता है कि आयन अकबरी में ऐसे कौन से 2 प्रोविंस हैं जिनके बारे में ज़मींदारों की कास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में वही टाइमलाइन आ गई, टाइमलाइन वही है, 1526 बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अच्छा, इब्राहिम लोदी वंश का उस वक्त दिल्ली में शासन था, उसने हरा दिया बाबर ने, और भाई साहब फर्स्ट मुगल एम्पर बन गया यहाँ का। 1530 में वो मर गया, तो 1530 से 40 के बीच में हुमायूं का रेन रहा, 1530 से 40 के बीच में। अच्छा, 1540 से 55 के लिए हुमायूं भाग गया क्योंकि उसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। और कहाँ भाग गया, साफाविद कोर्ट, साफाविद रूलर कहाँ के थे, ईरान के, तो ईरान में भाग गया वो। उसी वक्त जाते वक्त पाकिस्तान अमरकोट में कोई अमरकोट का कोई राणा था, उसके यहाँ उसकी वाइफ रुकी थी और वहाँ पर उसका बच्चा पैदा हुआ था जो अकबर था। इसलिए कई लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हुमायूं का जो बेटा अकबर था वो कहीं राणा का ही तो बच्चा नहीं था जब उसकी वाइफ वहाँ पे रही थी, और हो भी सकता है। खैर, तो इतने मतलब इस 15 साल के लिए हुमायूं यहाँ पे चला गया था। अच्छा, ये 1540 से 55 का वक्त, ये इसमें शेर शाह सूरी ने राज किया उस वक्त दिल्ली पे। फिर बाद में 1555 से 56 के बीच में हुमायूं ने दोबारा से पूरी टेरिटरी को कब्जा लिया था। अच्छा, हुमायूं पूरी टेरिटरी हारा नहीं था, लेकिन मरने के डर से उस वक्त चला गया था 15 साल के लिए, लेकिन बाद में आया, 1 साल राज किया। हुमायूं की लाइब्रेरी में मौत हो गई, और उसी वक्त एक हेमू नाम का राजा, उसने 2-3 साल के लिए यहाँ मतलब 2-3 महीने के लिए यहाँ पर शासन कर लिया, 2-3 महीने के लिए। उस वक्त अकबर 16-17 साल का ही था। उसने एक
बैरम खान के साथ मिलके युद्ध लड़ा हेमू से, और हेमू की आंख में गलती से तीर लग गया, और 1556 से और 1605 तक फिर अकबर का रूल रहा। अच्छा जी, अब जैसे बात करते हैं, और हाँ आपको एक चीज़, ये 1540 से 55 का जो वक्त है, इसी वक्त 1540 में ही एक बुक लिखी गई थी, इसका नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायस ने लिखी, जिसके ऊपर पद्मावत मूवी बनाई हुई है अभी के वक्त में, ठीक है, रावल रतन सेन वगैरह। तो आप देख सकते हो रावल रतन सेन की जो कहानी वो 1301 के वक्त की है, और उस पर बुक कब लिखी है, 1540 में, 250 साल बाद, ठीक है। 1605 से 27 तक फिर जहांगीर का शासन रहा, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अकबर के बाद जहांगीर आया, फिर 1628 से 58 तक शाहजहाँ रहा, फिर 1658 1707 औरंगजेब। अब देखिए अकबर ने भी 50 साल शासन किया है, और औरंगजेब ने 49 साल, आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा शासन मुगल रूलर में अगर किसी ने किया तो अकबर ने किया है, दूसरे नंबर पर औरंगजेब ने। अकबर ने चलो इसलिए कर लिया कि वो सबसे बहुत बना के रखता था, औरंगजेब इतना कट्टर होने के बाद ही 49 साल तक उसने शासन किया है। दो ये पावरफुल रूलर रहे हैं। औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को इतना बड़े लेवल पर फैला दिया था जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। बाद में शिवाजी ने इसकी नाक बदम की और मराठा एम्पायर को और भी बड़ा कर दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है डेट, वो सब तो सबको आपको पता ही है कि कौन पहले आया कौन बाद में, सारे मुगल के बारे में। लेकिन जितने ही मुगल थे उनके अलावा एक और था, नादिर शाह नाम का एक इन्वेडर था, उसने अटैक किया था दिल्ली पर 1739 में, और दिल्ली का ताज भी चुरा के ले गया था। ये बेसिकली कोहिनूर का जो हीरा था। अच्छा, इसे दिल्ली को हिला के रख दिया था 1739। अच्छा, 1761 में अहमद शाह अब्दाली, जिसके ऊपर अभी पानीपत जो मूवी बनी थी, अर्जुन कपूर जिसमें था, जो मराठा बना है, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अच्छा, हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा अभी 1526 में, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, थर्ड तो भाई 1761 में हो गया। तो मैंने आपको जो बताया था कि 1556 में जो हेमू को हराया था, हेमू कुछ देर के लिए आ गया था यहाँ बीच में, एक 2-3 महीने के लिए, हेमू को जो हराया था अकबर ने बैरम खान के साथ मिलकर। अकबर तो छोटा था, अकबर ने तो फिर क्या लड़ाई की थी, बैरम खान ने लड़ा था उसकी तरफ से। तो उस बैटल को बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और अहमद शाह अब्दाली जो मराठाओं को हराया था 1761 में, उसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। अच्छा, 1765, समझ रहे बात को, 1765 में जो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, उसके बाद वो दीवानी राइट चले गए थे कंपनी के पास, ईस्टर्न बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो उसी की बात है ये। इस 1765 वाली ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासन वो चले गए थे। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे। अच्छा, अगर बुक में होगा तो पक्का उसके बारे में बात होगी। और तो फिर 1857 में तो आपको पता ही, 1857 की जो क्रांति हुई, लास्ट जो मुग़ल रूलर था बहादुर शाह सेकंड, उसको भेज दिया जेल में, रंगून में, जिसको यंगून है प्रेजेंट डे म्यांमार में। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर करना है कि म्यांमार जो देश है उसकी राजधानी का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जो बच्चे एंड तक पहुँचे उनको बता दूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हमारे को कर सकते हो। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।